नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शिशुनाग वंश का अंत हुआ, फिर नंद वंश का अंत हुआ, एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम लोग कहते हैं मौर्य वंश। लेकिन सबसे पहले जो ये विदेशी लेखक थे, जैसे यूनानी लेखक थे, उन लोगों ने जो ये नवीन वंश की स्थापना हुई जिसको हम लोग कहते हैं मौर्य वंश, उसके संस्थापक को क्या कहते थे। जैसे जस्टिन, एक विद्वान थे जस्टिन, इस मौर्य वंश के संस्थापक को कहते थे सैंड्रोकोटस। और प्लूटार्क ये कहते थे कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन दोनों स्रोतों के माध्यम से एवं साहित्यिक स्रोत, इन दोनों स्रोतों के माध्यम से सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने कहा कि ये जो सेंड्रोकोटस है या एंड्रोकोटस है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही है। सर्वप्रथम ये हमको बताने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम बताता है कि जो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस या प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस बताया, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। अब हम देखते हैं कि इस चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य स्थापना की जानकारी हमको कहां से मिलती है, किस चीजों के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन सत्ता इस तरीके से स्थापित की थी। इसमें कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में जैसे कौटिल्य का अर्थात, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस पर ढूंढराज का टीका, जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, सोमदेव कृत सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की, इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरीके से अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी। पुरातात्विक स्रोत में जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, शक शासक रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया, या कुछ ऐसे पुरातात्विक संबंधित सामग्री मिली जिसके माध्यम से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक बात यहां से ध्यान देने की जरूरत है कि ये अर्थशास्त्र है, इसमें वाणिज्य से संबंधित बातें नहीं लिखी गई हैं। अर्थात अर्थशास्त्र को जो हम लोग आम भाषा में समझते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब है कि वाणिज्य से संबंधित चीजें इसमें लिख दी गई हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि इस अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें जो है राजनीतिक बातें लिखी हुई है। और दूसरा क्या इसमें लिखा हुआ है? लोक प्रशासन से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। लोक प्रशासन की शासन सत्ता कैसे चलाई जाए। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, नंद वंश को समाप्त करने के बाद। कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है। जाहिर सी बात, अगर प्रधानमंत्री है तो इससे अच्छी जानकारी देने वाला हमको कोई नहीं होगा। तो कौटिल्य, इसके और क्या नाम है? इसी कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये इस कौटिल्य के ही नाम है। साथ में कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। भारत का मैकियावेली, इस कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये जो अर्थशास्त्र है, ये पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य वाली अर्थशास्त्र, अगर हम आज के वाणिज्यिक अर्थशास्त्र की बात करें जिसमें व्यापार से संबंधित बातें लिखी हुई हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की किताब है जिसमें वाणिज्य से संबंधित बातें लिखी हुई है। अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करें कि किसमें जो है व्यापार से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? तो ये आधुनिक अर्थशास्त्र जिसमें वाणिज्य से संबंधित बातें लिखी हुई थी, आधुनिक अर्थशास्त्र, ये 1776 ईस्वी में लिखी गई थी।
किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ ने इस पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक को जो एडम स्मिथ ने लिखा, इसमें जो है वाणिज्य से संबंधित बातें लिखी हुई है, व्यापार या अर्थशास्त्र से संबंधित बातें लिखी गई हैं इसमें। ये 1776 ईस्वी में लिखी। ये जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये कितने भागों में विभाजित है? तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, ये 15 अधिकरण, कौटिल्य की जो पुस्तक है उसमें 15 अधिकरण अर्थात ये भाग और 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं इस अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने लिखा है। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने जिस पुस्तक को लिखा है उसका नाम अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र में अभी हम लोगों ने देखा कि लोक प्रशासन और राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई। ये जो संबोधित है या किसको संबोधित, ये जो है अन्य पुरुष को संबोधित है, अर्थात थर्ड पर्सन से संबंधित किताब है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इस किताब को डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया सर्वप्रथम। इसको जो प्रकाशन 1909 ईस्वी में किसने करवाया? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसको प्रकाशित करवाया। अगला हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मेगास्थनीज जो है ये कौन है? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है। सिकंदर का जो है सेनापति है। और ये मेगास्थनीज सेल्यूकेटर का राजदूत था। यह सिकंदर कहां का रहने वाला था? तो यह सिकंदर जो है यूनान का रहने वाला था। यूनान का, अर्थात सेल्यूकस भी यूनान का था और मेगास्थनीज भी था। कहने का मतलब था कि यह इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? यूनान अर्थात ग्रीस, अर्थात ये इंडिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है। ये लगभग 304 ईसा पूर्व के आसपास, 304 ईसा पूर्व के आसपास ये राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। अब इस इंडिका में इसने भारत के बारे में, या हम यूं कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन सत्ता के बारे में उल्लेख करता है। ये इंडिका जो है जिसको मेगास्थनीज ने लिख दिया था, तो वो लिखने का मतलब उसका था कि लिख के इधर उधर फिर रख दिया था, या जैसे हम यूं कह सकते हैं कि वो केवल लिखता था और उसको रख देता था। तो सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में डॉक्टर स्वानबैग 1846 ईस्वी में डॉक्टर स्वानबैग ने सर्वप्रथम इस मेगास्थनीज के बिखरे हुए जो किताब थी, बिखरे हुए अंशों को एकत्रित किया और प्रकाशित करवाया। डॉक्टर स्वानबैग ने सर्वप्रथम इसको प्रकाशित करवाया। क्या प्रकाशित करवाया? मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका थी, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसको प्रकाशित करवाया 1891 ईस्वी में मैक्रेंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में मैक्रेंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। किस चीज का? जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, उसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद मैक्रेंडल महोदय ने करवाया। ये मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखता है इंडिका, मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखता है इंडिका, इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो एक शब्द का प्रयोग करता है, किस शब्द का प्रयोग करता है? ये कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहता है, ये सेंड्रोकोटस के रूप में इसको उद्धृत करता है। कहता है ये जो व्यक्ति है ये सेंड्रोकोटस है। साथ में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी ये थी पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र। इसको क्या कहता है? इसको कहता है ये पोलीब्रोथा है, पोलीब्रोथा इसके रूप में इसको उद्धृत करता है राजधानी को। साथ में ये क्या कहता है कि ये भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं है। साथ में ये क्या कहता है कि यहाँ पर कभी अकाल भी नहीं पड़ता, अकाल भी नहीं पड़ा। ये अपनी पुस्तक जो है इंडिका में कहता है। साथ में ये क्या कहता है कि जो भारतीय हैं अर्थात इस चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत जितने लोग निवास करते हैं वहां किसी को लेखन कला की जानकारी नहीं थी। ये इसकी बातें जो है सरासर गलत हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इससे काफी ही पहले हमारे यहाँ वेदों की रचना हो चुकी थी, लेकिन ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो है बढ़ा के प्रस्तुत करने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति को केवल ये पीछे करने का प्रयास कर रहा था। ये कह रहा है कि यहाँ पर लेखन कला के विकास नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो वेद थे ये पहले काफी पहले ही हमारे रचना हो चुकी थी इसकी। इस चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक अन्य विद्वान है जिन्होंने 75 ईस्वी में भारत का प्राकृतिक इतिहास लिखा, भारत का प्राकृतिक इतिहास लिखा। कौन व्यक्ति है? प्लिनी। प्लिनी ने 75 ईस्वी में भारत का जो है प्राकृतिक इतिहास लिखा, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन साहित्यिक स्रोतों के साथ अब हम लोग कुछ देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। एक दो पुरातात्विक स्रोत भी देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सर्वप्रथम हम देखते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में क्या उल्लिखित किया है? ये जूनागढ़ का अभिलेख जो है ये कब का है? तो ये 150 ईस्वी का है। इसमें शक शासक, ये कौन रुद्रदामन है? शक शासक है। शक शासक रुद्रदामन क्या कहता है कि इसमें जो है ये जूनागढ़ अभिलेख लिखवाता है। उसमें कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है और उसका जो है अगला शासक अशोक, इन दोनों का जो है इसमें उल्लेख करता है। और साथ में कहता है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है या चंद्रगुप्त है, इसने सौराष्ट्र प्रांत में क्या किया कि एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण कराता है चंद्रगुप्त मौर्य। और साथ में ये शक शासक जो रुद्रदामन था, ये अपने जूनागढ़ अभिलेख में कहता है कि जब इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, कहां? सौराष्ट्र प्रांत में, तो यहाँ का प्रशासक अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रतिनिधि शासक था, वहां पर शासन कर रहा था, ये पुष्यगुप्त वैश्य था। ये वहां पर शासन सत्ता चला रहा था उस सौराष्ट्र प्रांत में। मगध की गद्दी पर एक व्यक्ति बैठता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी सम्यता या जिसकी जानकारी हमको विलियम जोन्स ने दी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये जो व्यक्ति एंड्रोकोटस है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व में। मगध की गद्दी पर ये 322 ईसा पूर्व में बैठता है। ये रहता कब तक है? ये 298 ईसा पूर्व तक इसकी शासन सत्ता रहती है मगध पर। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सत्ता 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहती है। लेकिन यहाँ पर एक विवाद है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश का है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये क्षत्रिय है, कुछ कहते हैं एक निम्न कुल से है, कुछ ही लोग कहते हैं कि यह नंद वंश से संबंधित है। हम एक एक करके देखते हैं। इसके जात से संबंधित बातों में सबसे पहले हम देखते हैं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने क्या उल्लेखित किया है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने कहा कि ये वृषल है। चंद्रगुप्त मौर्य को ये कहते हैं कि ये वृषल है। वृषल का मतलब ये था कि ये निम्न कुल का है। जैसे हम लोगों ने देखा था वैदिक सभ्यता में था कि आर्य, एक शब्द था आर्य, याद होगा आप लोगों को। हाँ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ।
आर्य का मतलब श्रेष्ठ था। यहां वृषल का मतलब है कि निम्न कुल से, अर्थात ये कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, विशाख दत्त अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये वृषल है, अर्थात निम्न कुल का, और संबंधित किससे है, ये नंद वंश से संबंधित है। अर्थात अपने ही वंश का नाश करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्षेमेंद्र ने, क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है बृहत कथा मंजरी, इसमें ये कहते हैं कि ये नंद वंश से संबंधित है। और दूसरे हैं एक सोमदेव, सोमदेव का उनकी किताब है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, इसमें ये कहते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये नंद वंश से संबंधित है। साथ में जैसे जैन पुस्तक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, इन दोनों में भी ये वर्णन है कि ये जो है क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय वर्ग से संबंधित है। इन सब प्रारंभिक बातों को जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी राजधानी कहां थी, तो राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। इसके समय का जो प्रमुख शिक्षा केंद्र था, प्रमुख शिक्षा केंद्र, प्रमुख शिक्षा केंद्र ये तक्षशिला में था। तक्षशिला कहां था, तो आधुनिक पाकिस्तान जो है, जो आजकल पाकिस्तान है उस हिस्से में यह तक्षशिला अवस्थित था। यह मौर्यों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस साथ में मौर्यों की राजकीय भाषा क्या थी, कि राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या थी, तो राजकीय भाषा इनकी भाषा थी पाली। साथ में राजकीय चिन्ह क्या था, इन मौर्य वंशों का जो है राजकीय चिन्ह क्या था, तो राजकीय चिन्ह था मयूर। इनका प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री हम लोग पहले ही जान गए हैं कौन था, तो ये कौटिल्य था। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त सब एक ही नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, गुरु भद्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रभाव। किस धर्म से संबंधित थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से संबंधित था। एक विद्वान है, एक इतिहासकार है एप्पियानस, 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 इन्होंने उल्लेख किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान का जो शासक है सेल्यूकस निकेटर, इनके बीच एक भीषण युद्ध हुआ यूं ये पियानस ने वर्णन किया है कि जब ये सिकंदर के मृत्यु के बाद उसका सेनापति यूनान का शासक बनता है, अब उसने क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर जो है ये राजा बनता है। सेल्यूकस निकेटर राजा बन गया, क्या बैक्टीरिया को जीत लिया, बैक्टीरिया को जीत भी लिया। बैक्टीरिया को जीतने के बाद इसको ये घमंड हो जाता है कि सिकंदर की तरह मैं भी जो है बहुत शक्तिशाली हूं, और उसके दिमाग में ये आता है कि अब जो सिकंदर ने अपने अधूरे कार्य छोड़े थे, हमको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सिकंदर की सेना थी ब्यास नदी किनारे आई, तो ब्यास नदी के किनारे से कहा कि उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसने क्या किया, जब सेल्यूकस निकेटर यूनान का सम्राट होता है तो उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को जीतने के बाद उसके दिमाग में आ गया कि अब हमको जो है सिकंदर के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। इस उद्देश्य से उसने काबुल को पार किया, काबुल के किनारे, और सिंध नदी को पार कर लिया, सिंध नदी को पार करता है। लेकिन एक चीज ये भूल गया था कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर है। वो काबुल के रास्ते जो सिंध नदी पर आता है तो सामने एक शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उसके सामने खड़ा है। वो ये समझने में भूल कर गया कि उस समय की परिस्थिति जब सेल्यूकस सेनापति के रूप में आया था तो ये उस समय की परिस्थिति और आज के समय की परिस्थिति में फर्क है। अब सेल्यूकस निकेटर जो है सिंधु नदी को पार किया, सामने एक शक्तिशाली साम्राज्य
शक्तिशाली सम्राट, ये उसके सम्मुख खड़ा है। उसके ये समझ में आ रहा था कि हम पहले की तरह आएंगे, अंबी जैसा होगा, आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर पोरस की धरती पर पोरस से भी वीर आने वाले पैदा हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच भीषण युद्ध होता है। लगभग 304 ईसा पूर्व की बात है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये 303 ईसा पूर्व या 304 ईसा पूर्व की बात है। भीषण युद्ध होता है। युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है। सेल्यूकस निकेटर जो है ये पराजित हो जाता है। किसी भी विदेशी का पहला पराजय थी भारत की धरती पर। यह सेल्यूकस निकेटर के पहली पराजय, किसी भी विदेशी को भारतीयों ने पहली बार पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये न दोनों के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के निकेटर के बीच संधि होती है। ये जो संधि होती है, संधि इन दोनों के बीच संधि होती है। संधि किसके बीच होती है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है ये संधि हो गई। संधि में क्या हुआ कि सेल्यूकस ने कहा कि हमारी जो पुत्री है, अर्थात अपनी पुत्री की जो है शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता। पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से। नाम क्या था पुत्री का? इस पुत्री का नाम था हेलेना, या कहीं कहीं इसको मिलता है कार्नेलिया। ये दोनों नाम उसी के हैं, हेलेना या कार्नेलिया, ये दोनों नाम उसकी पुत्री के हैं। अब जो ये शादी हुई है, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो शादी हुई, शादी के बाद कुछ दहेज भी इसको मिला। कहे नहीं मिलेगा भाई, दहेज मिलेगा। अरे वो गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता। ये इसने क्या किया, उससे भी बड़ी चीज दे दी। क्या दिया? इसने इसको 4 प्रांत दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दे दिए। कौन कौन से प्रांत थे? एरिया, अराकोसिया, जड्रोसिया, पेरिपेन्सदाई। एरिया का मतलब हेरात, अराकोसिया का मतलब कंधार, जड्रोसिया का मतलब मकराना तट वाला, और पेरिपेन्सदाई का मतलब काबुल वाला एरिया इसको दे देता है। कौन कौन सा प्रांत देता है? जो 4 प्रांत हैं, 4 प्रांत। 4 प्रांत कौन कौन से हैं? एरिया, एरिया अर्थात हेरात वाला, अराकोसिया, दूसरा कौन सा था? अराकोसिया अर्थात कंधार वाला हिस्सा, दूसरा था जेड्रोसिया, जेड्रोसिया अर्थात मकरान के तट वाला एरिया, मकरान तट। चौथा कौन सा है? पेरिपेन्सदाई, पेरिपेन्सदाई अर्थात काबुल वाला एरिया। इन चारों प्रांतों को देने के बाद ये अपनी पुत्री की शादी कर देता है। साथ में एक राजदूत भी भेजता है, एक राजदूत भी देता है। क्या नाम था उसका? बिल्कुल सही, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है राजदूत के रूप में। ये चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की जो शादी थी, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की जो शादी हुई थी, मौर्य और हेलेना की जो शादी हुई थी, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हम इसको कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ये विवाह है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का था। एक विद्वान थे प्लूटार्क। प्लूटार्क कहते हैं कि ये जो दोनों की शादी हुई हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था 500 हाथी। किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने दिया था कि आप 500 हाथी भी हमारी तरफ से दहेज में ले लीजिए। अब अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में, मैसूर के कर्नाटक में पहुंचते हैं। वहां पर एक स्थान श्रवण बेलगोला में भी है एक पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी, उस पर पहुंचते हैं और संलेखना पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। कहां पहुंचते हैं? कर्नाटक, मैसूर। स्थान श्रवण बेलगोला। कहां पर? चंद्रगिरी पहाड़ी,
चंद्रगिरी पहाड़ी पर। और ये क्या करते हैं? संलेखना पद्धति के द्वारा, संलेखना पद्धति के द्वारा ये प्राण त्याग देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की बात है? ये 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना प्राण त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राण त्याग देते हैं, अर्थात मर जाते हैं। क्या करो? ये संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति का मतलब है, संलेखना पद्धति, संलेखना पद्धति का मतलब है कि भूख और प्यास दोनों से ग्रसित हो और तड़प तड़प कर अपना प्राण निकाल देना, प्राण छोड़ देना। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जो आदमी मर जाए उसको कहते हैं संलेखना पद्धति के द्वारा उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। ठीक, आगे चले। इसी श्रवणबेलगोला में जहां इसने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां पर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, उसी श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला एक विशाल बाहुबली या हम कह सकते हैं गोमतेश्वर की जिन मूर्ति है, गोमतेश्वर की जिन मूर्ति बनी हुई है। ये गोमतेश्वर कौन थे? ये गोमतेश्वर कौन थे? ये गोमतेश्वर जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं, देव के पुत्र हैं ये गोमतेश्वर। यहां पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है ये एक महामस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक कैसे होता है कि ये पूरे विधि विधान के साथ दूध और दही के साथ पूरे विधि विधान अर्थात वैदिक मंत्रोच्चार या उनके जो भी मंत्र थे उसके माध्यम से साथ में क्या हो, दूध और दही, इसके साथ इसका जो है अभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।